उस शाम मैं नरीमन पॉइंट की उस फेंस पर लेटा था जो कई किलोमीटर लंबी है और समुद्र तथा शहर को अपनी अपनी सीमा को एहसास करवाती है। उस फेंस पर मेरे अलावा मेरे जैसे कई और लोग भी बैठे थे। उनमें से कुछ लोग शहर की तरफ पीठ फेर कर बैठे थे और कुछ समुद्र की ओर, लेकिन मैंने दोनों पहलुओं पर आगे फैला रखी थी और पीठ के बल लेटकर आसमान को देख रहा था। मेरी दाईं ओर समुद्री लहरों के थपेड़े थे और बाईं तरफ तेज रफ्तार से बहती मुंबई। मैं समुद्र और शहर से तटस्थ होकर मानसून के बादलों की धींगा मस्ती देख रहा था और सोच रहा था कि काश इस शहर में मेरा भी कोई दोस्त होता। मुंबई आने से पहले मैंने अपने शहर में दोस्ती यारी की एक बहुत जीवंत और सक्रिय हिस्सेदारी वाली जिंदगी गुजारी थी, और यहाँ जिस्मों की इतनी लथपथ नजदीकियत के बावजूद कोई भी चीज मुझे छू नहीं पा रही थी। मैं जब महानगरीय जीवन शैली और अपनी कस्बाई जिंदगी के बीच कोई संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे सैक्सोफोन की आवाज सुनाई दी। सैक्सोफोन शुरू से मेरा सबसे प्रिय वाद्य रहा है। रेडियो या रिकॉर्डों पर सैक्सोफोन की धुनें सुनते हुए मुझे जिस भरे पूरे आनंद का एहसास होता है, उसकी तुलना किसी भी तरह हार्दिक और शारीरिक मेल मिलाप से की जा सकती है। मैं तुरंत उठ बैठा जैसे मुझे दोस्त ने पुकारा हो। मैंने गर्दन फेरकर पीछे देखा। मुझसे थोड़ी दूर एक बूढ़ा सैक्सोफोनिस्ट समुद्र और डूबते सूरज को एक करुण धुन सुना रहा था। उसके कंधे पर एक चितकबरा कबूतर बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और लंबे बालों की एक लटकती हुई लट पर सूरज की अंतिम सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। उसके सांस का गोल किनारा भी एक सुनहरे तारे की तरह टिमटिमा रहा था। ये दृश्य इतना सिनेमैटिक था कि मैं उसे देखता ही रह गया। जो धुन वह बजा रहा था वह कुछ जानी पहचानी सी लगा। स्मृति पर जोर देने पर याद आया, वह पेटिटेक्स की धुन ब्लू सी डार्क क्लाउड बजा रहा था। पहले मुझे लगा ये बूढ़ा कोई विदेशी है, क्योंकि किसी देशी के हाथ और फेफड़े पर शहनाई और बांसुरी के मामले में तो भरोसा किया जा सकता है, पर सैक्सोफोन पर ऐसी धुन तो कभी एक शक्तिशाली लहर की तरह उठती है और पत्थरों से पछाड़ खाकर दूध या फेन में तब्दील हो जाती है, तो कभी बादलों की तरह घुमड़कर बरस पड़ती है। कोई भी भारतीय इतने साफ ढंग से बजा सकता है, इसमें मुझे संदेह था। यह सिर्फ बिकने लोगों के उन्मत्त और उद्दाम फेफड़ों के बूते की बात थी, जो किसी घराने के शास्त्रीय नियमों के दास नहीं होते। मैं जरा और पास गया और मैंने देखा उस बूढ़े के कपड़े और उसका शरीर खुद अपने प्रति की गई बेहरम लापरवाही से ग्रस्त और त्रस्त थे। उसकी हालत मानसिक रूप से विकसित किसी ऐसे लावारिस आदमी जैसी थी जो महीनों से नहाया न हो, जिसके सिर और दाढ़ी के बेतरतीब बाल आपस में चिपक कर जट्टाओं में बदल जाते हैं, जिसके शरीर पर मैल की मोटी परतें जम जाती हैं और कपड़े इतने चिकट हो जाते हैं कि उसका असली रंग तक पहचान में नहीं आता। मेरे अलावा अब कुछ और लोग भी वहां जमा हो गए। चूँकि वो कोई लोकप्रिय फिल्मी धुन नहीं बजा रहा था, इसलिए लोगों की दिलचस्पियां दूसरे आकर्षणों की तरफ फिसल गई। लोगों के आने जाने और पल दो पल के लिए ठिठक कर खड़े होने का ये क्रम काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद हवा अचानक सपाटे से चलने लगी। फिर वह सपाटेदार हवा एक तूफान में बदल गई। उधर आसमान में मानसूनी बादलों का काला दल तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, मौसम की पहली बारिश ने मुंबई के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। मैंने इतनी अचानक आक्रामक बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। सिर्फ सुना था कि मुंबई में बरसात किसी को माफ नहीं करती। अगले ही पल लोग इधर उधर भागने लगे, जैसे अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गया हो। मैं लोगों ही हड़बड़ाहट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वहां दूर दूर तक न कोई शेर था न सुरक्षित ठिकाना। इसलिए न तो भागने का कोई अर्थ था, न भीगने से बचने का कोई उपाय। हवा और पानी के इस घमासान से हर चीज अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन वह बूढ़ा अभी तक उसी तन्मयता से सैक्सोफोन बजा रहा था। मौसम के इस बदले हुए मिजाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ धुन बदल गई।
पहले वहां साहिल को सहलाने वाली छोटी छोटी लहरें थीं, पर अब उसके फेफड़ों से अंधड़ उठ रहे थे, जैसे वे यह बाहर के तूफान का सामना अंदर के तूफान से कर रहा हो। जैसे जैसे बारिश रौद्र रूप धारण कर रही थी, हवाएं दहाड़ती हुई अपने चक्रवाती घेरे का विस्तार कर रही थीं और समुद्र की लहरें अपनी पूरी ऊंचाई, गति और ताकत से साथ नरीमन पॉइंट से उस पथरीले किनारे को ध्वस्त कर देने के लिए बिफर रही थीं। वैसे वैसे उस बूढ़े की धमनियों से उसकी निरंकुश और प्रतिघाती भावनाएं खून को खौलाती हुई बाहर आ रही थीं। मुझे लगा अगर ये तूफान कुछ देर और नहीं थमा तो यहाँ खून खराबे की नौबत आ सकती है, और हुआ भी वही। हवा के एक तेज झपाटे के साथ एक बहुत ऊंची और खार खाई हुई लहर आई और पथरीले किनारे को रौंदती हुई सड़क पर चढ़ गए। पूरे मेरीन ड्राइव पर समुद्री पानी का झाग ददोरे की तरफ फैल गया। जब लहर वापस लौटी तब मैंने देखा वह बूढ़ा लहर की पछाड़ खाकर सड़क पर लुढ़क गया था। मैं तुरंत उसकी तरफ लपका। मैंने उसे उठाना चाहा, मगर उसका शरीर इतना श्लथ हो गया था कि उठाते नहीं बना, और तब मैं भी वहीं सड़क पर बैठ गया। मैंने अपनी जांघ पर उसका शरीर खींच लिया। वह बहुत बुरी तरह हँप रहा था। मैंने उसके लंबे छितराए हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया और गौर से उसके चेहरे को देखा। वहाँ मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ सूजन दिखाई दी, एक ऐसी सूजन जो उन लोगों के चेहरों पर तब दिखाई देनी शुरू होती है जब वे अपने हर दुख और पीड़ा का इलाज शराब से करने लगते हैं। मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी सांसें अभी तक तेज थीं और हर सांस के साथ शराब के भभकाके उठ रहे थे। मैंने उसके गाल को थपथपाया। उसने आंखें नहीं खोली। मैंने उसके कंधे झंझोड़े, मगर कोई बात नहीं बनी। मैं ये सोचकर घबरा उठा कि कहीं वे मेरी बाहों में दम न तोड़ दे। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। सड़क छाप, लोगों को पनाह मिलना मुश्किल था और सड़क पर टैक्सियों और कारों का कारवां इतनी तेजी से गुजर रहा था कि मैं तो क्या, कोई ज़लज़ला भी उसे रोक नहीं सकता था। मेरे पीछे समुद्र अभी तक पछाड़े खा रहा था और ऊपर आसमान में बादलों की एक और टुकड़ी किसी बड़े आक्रमण की तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी, मगर मैं उस बूढ़े को बाहों में लिए चुपचाप बैठा रहा। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजर डाली और मुझे लगा ये चेहरा जवानी में बहुत सुंदर रहा होगा। उम्र, कठिन हालात और खराब बातों ने हालांकि उसके चेहरे का सौंदर्य छीन लिया था, लेकिन फिर भी वे अर्थपूर्ण था और अभी सृजनात्मकता से रिक्त नहीं हुआ था। 4-5 मिनट की बेहोशी के बाद उसने आंखें खोली। कुछ देर तक झिपझिपाने के बाद उसकी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर होगी। उसकी पलकें खूब भारी थीं और आंखों के अंदर मरण और क्षरण से लिपटी एक काली और अशुभ छाया साफ दिखाई दे रही थी। मेरे चेहरे पर के मित्र भाव ने उसे राहत दी होगी, तभी तो वह मंद मंद मुस्काया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर उठ बैठा। कुछ ही देर में वह इस तरह बातें करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यूं चुटकियों में सहज और सजग हो जाएगा। आमतौर पर पहली मुलाकातों में लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो या कहाँ के रहने वाले हो जैसे औपचारिक सवाल करते हैं, लेकिन उसने कुछ अजीब सवाल लिए। डैश, तुम्हें बारिश में भीगना अच्छा लगता है? डैश, तुम हवा से बात कर सकते हो? क्या तुम्हें शराब पीने के बाद अपने भीतर एक दुखभरी खुशी महसूस होती है? मैंने इन तमाम सवालों का जवाब हमें दिया तो वह खुश हो गया। तब तो तुम्हें संगीत से भी लगाव होगा, है न? हाँ, मैंने कहा, खास तौर से सैक्सोफोन मुझे बेहद पसंद है। अरे वाह, तब तो अपनी खूब जमेगी। उसने बड़ी गर्मजोशी से अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और मेरी हथेली से टकराकर एक पुरजोर ताली बजाई। आप बहुत अच्छा बजाते हैं। भारत में भी इतने परफेक्ट सैक्सोफोन प्लेयर हैं, यह मुझे मालूम नहीं था। अपनी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय उसने करवा सा मुंह बनाया और मेरी तरफ से ध्यान हटाकर गरजते लरजते समुद्र को देखने लगा। बारिश की तेज रफ्तार बूंदें समुद्र के ठोस पानी से टकराकर धुआं धुआं हो रही थीं।
उस धुंधवाते पानी को वह कुछ देर तक यूं ही देखता रहा। फिर कुछ सोचकर अचानक मेरी तरह मुंह फेरा। सुनो, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? मैं उसके इस अप्रत्याशित सवाल से जरा चौंका। अपनी जेब में हाथ डालते हुए मैंने सोचा कहीं ये कोई मंत्रबाज तो नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि पैसा मांगते हुए उसके चेहरे पर किसी भी तरह की हीनता का बोध, कोई शर्म छिपा लालच नहीं है, तो मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ। मैंने जेब से पर्स निकालकर पूछा, कितने रुपए चाहिए? उसने मेरे हाथ से पर्स ले लिया उतनी ही सहजता से जैसे मेरे पुराने दोस्त मेरे हाथ से सिगरेट का पैकेट ले लेते थे। उसने पर्स खोलकर 100 के 4-5 नोट निकाल लिए और पर्स मेरे हाथ में थमाकर बिना कुछ कहे जाने लगा। सुनो, मैं उसके पीछे लपका। उसने मुड़कर मुझे देखा। अगर जरूरत है तो और ले लो, मैंने पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन एक शर्त है, आज की शाम और हो सके तो रात भी तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। मैं कोई रंडी नहीं हूँ। उसने ये शब्द इतने का लहजे में कह कि मैं सकपका गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, दरअसल इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मेरी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। क्यों? सिर्फ मेरे साथ क्यों? इसलिए कि शराब पीने के बाद मुझे अपने भीतर एक दुखभरी खुशी महसूस होती है। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, मैं हवा से बातें कर सकता हूँ, मुझे संगीत से प्यार है और खास तौर से पेप्टिटेक्स का मैं मुरीद हूँ। इस बार उसके जरा आश्चर्य से मुझे देखा, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्काया और मेरे गले में गलबहियां डालकर चलने लगा। उसने पूछा, तुम पेप्टिटेक्स को कब से जानते हो? 5 साल पहले मैंने रिकॉर्ड पर वे धुन सुनी थी जिसे कुछ देर पहले तुम बजा रहे थे। नहीं, मैं उस धुन को नहीं बजा रहा था। उसने तुरंत मेरी बात का खंडन किया। वही धुन ही मुझे बजा रही थी। मैं समझा नहीं, तुम समझोगे भी नहीं। इस बात को समझने में वक्त लगता है। उसके इस बुजुर्गाना लहजे से मुझे थोड़ी कोफ्त हुई। फिर मुझे लगा भले ही वे मेरे गले में हाथ डालकर चल रहा है, लेकिन आखिरकार वे उम्र में मुझसे दोगुना बड़ा है, इसलिए उसके इस रवैये से मुझे कोई आश्चर्य या आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने चलते चलते यूं ही पूछ लिया, आपने सैक्सोफोन बजाना कब से शुरू किया? 25 साल पहले गोवा में एक हिप्पी ने मुझे इस मीठे जहर का स्वाद चखाया था। फिर धीरे धीरे मुझे इसकी लत लग गई। क्या तुमने सारी जिंदगी इसी नशे में गुजार दी? नहीं, पहले मैं थोड़ा होश में रहता था और तब मैं सैक्सोफोन के साथ वही सलूक करता था जो एक बदमिजाज घुड़सवार अपने घोड़े के साथ करता है। लेकिन जब से मैं नशे में रहने लगा हूँ, तब से ये मेरे ऊपर सवार हो गया है। तुम शायद नहीं जानते, बदला लेने के मामले में इसके जितना शातिर और माहिर दूसरा कोई सास नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले तुमने देखा होगा वह मुझे कितनी बुरी तरह बजा रहा था। अगर समुद्र की ऊंची लहर ने मुझे उससे छुड़ाया न होता तो आज वह मेरी जान ही ले लेता। फिर तुम इस जहरीले नाक को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? उसने सैक्सोफोन को बहुत अजीब नजरों से देखा, फिर मुस्कुराने लगा। कहानी जरा उलझी हुई है, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पटरी पर पैदल चलने वालों में केवल हम ही दो थे जो पानी से लिथड़ी हवा और हवा से लिपटे पानी से संसर्ग से रोमांचित हो रहे थे। उस गीली हवा ने अचानक हमारे भीतर प्यास जगा दी, एक ऐसी कुड़कुड़ाती प्यास जो सिर्फ शराब से बुझाई जा सकती थी। बूढ़े के हाथ की पकड़ अचानक मजबूत हो गई। सड़क क्रॉस करने के लिए वे आगे बढ़ा और समुद्र किनारे की पटरी को छोड़कर सामने उस पटरी पर चढ़ गया जो मचलते हुए शहर की हलचलों के किनारे किनारे काफी दूर तक फैली थी। कुछ ही देर बाद दोनों एक बियर बार के सामने खड़े थे। दरवाजे पर खड़े दरबान ने तपाक से सलाम बजाकर दरवाजा खोलने की बजाय जरा झिझकते हुए परेशान निगाहों से हमारे गीले लिबादों को देखा।
खास तौर से बूढ़े के कीचड़ से सने फचफचाते जूतों और चिक्कट कपड़ों ने उसकी नाक भौं को सिकुड़ने के लिए मजबूर कर दिया, मगर चूंकि हम ग्राहक थे, कोई भिखारी नहीं, इसलिए मजबूरन उसे दरवाजा खोलना पड़ा। हम अंदर दाखिल हुए और फर्श पर बिछे खूबसूरत कालीन पर बिना कोई तरस खाए अपने जूतों के बदनुमा धब्बे पीछे छोड़ते हुए हॉल के बीचों बीच पहुंच गए। हम जैसे ही कुर्सी पर बैठे, एक बहुत सजी धजी लड़की हमारे पास आई। उसने पेशेवर मुस्कुराहट के साथ मुझसे हाथ मिलाया।